प्री डायबिटीज को ठीक करने के लिए आपको कौन से 3 मुख्य कदम उठाने चाहिए? क्या ये संभव है? मैं डॉक्टर रावत हूँ, एक कनाडा स्थित चिकित्सक जिन्होंने हार्वर्ड में पोषण का अध्ययन किया और हेल्थ ग्रुप कोचिंग.com की स्थापना की। मैं वर्तमान में एक पुस्तक भी लिख रहा हूँ जिसका शीर्षक है धीरे धीरे बीमारियों को उल्टे और वजन कम करें। तो आज का विषय प्री डायबिटीज को उल्टना और मधुमेह को उल्टना रिवर्स रोग श्रेणी में आता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि चरण संख्या 3 आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्री डायबिटीज और डायबिटीज वास्तव में क्या है, ये चीजें क्यों होती हैं। प्री डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज मेटाबॉलिक सिंड्रोम की श्रेणी में आती है, जिसमें मोटापा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, पीसीओडी, फैटी लीवर और हृदय रोग, स्ट्रोक, हृदय रोग, परिधीय संवहनी रोग, यौन रोग आदि जैसी जटिलताएं भी शामिल हैं। यहाँ अंतर्निहित विकृति आंत के भीतर या कमर के आसपास तथा यकृत और अग्न्याशय जैसे अंगों के भीतर वसा का अत्यधिक जमाव है। आपकी त्वचा की उपचम परत या त्वचा के नीचे सुरक्षित स्थानों के विपरीत इन एक्टोपिक स्थलों या असुरक्षित स्थलों में वसा का अत्यधिक भंडारण होता है, जिसके कारण चयापचय संबंधी घटनाओं का क्रम शुरू हो जाता है, जो इंसुलिन प्रतिरोध का कारण बनता है। इस क्षेत्र के अग्रदूतों में से एक प्रोफेसर रॉय टेलर हैं, जिन्होंने जुड़वां चक्र परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार इंसुलिन प्रतिरोध 2 भागों में विकसित होता है। एक यकृत में, जहां ये यकृत में अत्यधिक वसा के जमाव के कारण इंसुलिन प्रतिरोध को जन्म देता है। अंततः अग्न्याशय में भी, जहां ये टाइप 2 मधुमेह को जन्म देता है, लेकिन मांसपेशियों में भी होता है और इसलिए इंसुलिन प्रतिरोध का मुकाबला करने के लिए यकृत से वसा कम करने के साथ साथ मांसपेशियों की गुणवत्ता और द्रव्यमान को बढ़ाना दोनों आवश्यक है। प्रत्यक्ष परीक्षण प्रोफेसर रॉय टेलर और उनकी टीम द्वारा किया गया। इस परीक्षण में उन्होंने टाइप 2 मधुमेह रोगियों को कम कैलोरी वाला आहार दिया। ये भोजन पैकेज फॉर्मूला फीड के माध्यम से दिया गया था और इसमें प्रतिदिन लगभग 850 किलो कैलोरी शामिल थी। इसके बाद उन्होंने अध्ययन किया कि किस हद तक इससे मधुमेह में कमी आएगी और मधुमेह में पूरी तरह से कमी लाने के लिए कितना वजन कम करना होगा, जिसका अर्थ है कि कोई दवा न लेनी पड़े और कोई दवा न लेने के बावजूद शर्करा का स्तर सामान्य रहे। उन्होंने पाया कि छूट का वजन घटने की मात्रा से गहरा संबंध है। जिन प्रतिभागियों ने कम से कम 15 किलोग्राम वजन कम किया था, उनमें से 86% में मधुमेह में कमी देखी गई, जबकि जिन लोगों ने 10 किलोग्राम वजन कम किया था, उनमें मधुमेह में लगभग 73% की कमी देखी गई। उन्होंने ये भी पाया कि इसका संबंध इस बात से भी था कि वे कितने समय से मधुमेह से पीड़ित थे। इसलिए आमतौर पर जो ग्राहक 15 वर्षों से अधिक समय से मधुमेह से पीड़ित थे, उनमें रोगमुक्ति की दर बहुत अच्छी नहीं देखी गई, और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं लंबे समय तक काम न कर पाने के कारण पुनः स्वस्थ होने की क्षमता खो चुकी थी। प्रोफेसर रॉय टेलर द्वारा किए गए प्रत्यक्ष परीक्षण से पता चलता है कि मधुमेह को पूरी तरह से उल्टना संभव है, लेकिन यदि आप 15 वर्ष से कम समय से मधुमेह से पीड़ित हैं तो इसकी संभावना अधिक है, और यदि आप 15 किलो या इससे अधिक वजन कम कर ले तो आपके लिए ये लक्ष्य हासिल करने की संभावना अधिक होगी। इसका वजन 30 पाउंड से अधिक होगा। ये लुक अहेड परीक्षण एक बड़ा परीक्षण था, जिसमें उन्होंने मधुमेह और फैटी लीवर से पीड़ित ग्राहकों को एक गहन जीवनशैली कार्यक्रम में शामिल किया, जिसका उद्देश्य कम से कम 7% वजन कम करना था, जबकि दूसरे समूह को केवल मानक देखभाल दी गई थी, और यहाँ वे फैटी लीवर पर इसके प्रभाव को देख रहे थे। याद रखें, फैटी लीवर इंसुलिन प्रतिरोध का एक प्रमुख कारण है, और यहाँ उन्होंने ये भी देखा कि शरीर के वजन में 8% से अधिक की कमी से लीवर में वसा की मात्रा कम करने में सफलता मिली, और उन्होंने खुराक प्रतिक्रिया संबंध भी देखा। इसलिए लोगों ने जितना अधिक वजन कम किया,
उनके फैटी लीवर में उतनी ही अधिक कमी आई। अतः सबसे अधिक लाभ उन ग्राहकों में देखा गया जिनका शरीर का वजन 10% से अधिक कम हुआ। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल पर बनाया गया पिछला वीडियो देखें, जिसका शीर्षक है फैटी लीवर को कैसे ठीक करें। ये 20 मिनट का वीडियो है जिसमें मैं फैटी लीवर को ठीक करने के तरीके के बारे में विस्तार से बात करूंगा। यह एक अध्ययन है जिसमें ये जांच की गई है कि वजन कम करने से अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त टाइप 2 मधुमेह रोगियों में हृदय संबंधी जोखिम कारकों में किस हद तक सुधार होगा, और उन्होंने ये भी पाया कि मामूली वजन में कमी प्रारंभिक वजन का 5 से 10% महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने रक्तचाप, शर्करा नियंत्रण और कोलेस्ट्रॉल में सुधार देखा, लेकिन मुख्य रूप से ट्राइग्लिसराइड्स में कमी, HDL या अच्छे कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि, लेकिन LDL कोलेस्ट्रॉल पर ज्यादा प्रभाव नहीं देखा। ये काफी दिलचस्प है, क्योंकि यह ऐसी चीज है जिसे मैं अपने क्लिनिकल अभ्यास में भी अक्सर देखता हूँ। जब ग्राहक स्वास्थ्य यात्रा पर निकलते हैं, व्यायाम बढ़ाते हैं, वजन कम करते हैं, तो वे विभिन्न रक्त मार्करों और बायोमार्करों में सुधार देखते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल को छोड़कर मुझे लगता है कि मुख्य रूप से आहार ही LDL कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित करता है। LDL या खराब कोलेस्ट्रॉल मूलतः कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन है, जो ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल के वाहक हैं, तथा LDL की बढ़ी हुई संख्या तथा अधिक विशिष्ट रूप से कहें तो गैर HDL कण तथा और भी अधिक विशिष्ट रूप से कहें तो ApoB युक्त कण हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाते हैं, और LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मुख्य रूप से आहार संबंधी उपाय अपनाए जाते हैं। अतः संतृप्त वसा की मात्रा कम करना, फाइबर बढ़ाना, स्वस्थ पॉलीअनसैचुरेटेड वसा बढ़ाना, यही मुख्य रूप से LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने का तरीका है। ऐसा प्रतीत होता है कि वजन कम करने और व्यायाम बढ़ाने से ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने, HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है को बढ़ाने के साथ साथ रक्तचाप और शर्करा सहित अन्य संकेतकों को बढ़ाने में मदद मिलती है। लेकिन LDL के लिए आहार संबंधी रणनीति की अधिक आवश्यकता प्रतीत होती है। क्या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो मधुमेह रोगियों के लिए अधिक लाभकारी हो सकते हैं, और ऐसा प्रतीत भी होता है। मैं यहाँ केवल एक उदाहरण साझा करूंगा। यह अध्ययन जिसने दिखाया कि सोया अर्क को जोड़ने से, जिसमें आइसोफ्लेनोन होते हैं, जिसे हम जानते हैं कि एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो स्तन कैंसर के जोखिम को भी कम करता है। उदाहरण के लिए, मधुमेह रोगियों में लाभकारी प्रभाव दिखाई दिया, जिससे हृदय रोग के कई मार्करों में सुधार हुआ। और यही कारण है कि 20 वर्ष से अधिक आयु के ग्राहकों को मैं अक्सर सलाह देता हूं कि वे गाय के दूध, जिसमें संतृप्त वसा और पशु प्रोटीन होते हैं, के स्थान पर सोया दूध जैसे बिना स्वाद और बिना चीनी वाले दूध का सेवन करें, जिसमें आइसोफेनोन्स भी होते हैं, जो कैंसर के जोखिम को कम करते हैं, चयापचय प्रोफाइल में सुधार करते हैं, फाइबर युक्त होते हैं और संतृप्त वसा भी नहीं होते हैं, और पशु प्रोटीन भी नहीं होते हैं। सोशल मीडिया पर सोया उत्पादों के हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन पर प्रभाव डालने के बारे में बहुत शोर मचा हुआ है, और यह बात वास्तव में गलत पाई गई है। वास्तव में अधिकांश पुरुषों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिन ग्राहकों को टेस्टोस्टेरोन के प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, टेस्टोस्टेरोन अक्सर सोया उत्पादों से उत्पादित होता है। इसके अलावा जो महिलाएं स्तन कैंसर पर इसके प्रभाव के बारे में चिंतित हैं, उन्हें बता दें कि आइसोफेनॉल्स वास्तव में स्तन कैंसर के खतरे को कम करता है, न कि बढ़ाता है। इसलिए 20 वर्ष की आयु के बाद गाय के दूध के स्थान पर सोया दूध लेना अच्छा निर्णय है। लेकिन अगर आपको इसका स्वाद पसंद नहीं है, तो आप किसी अन्य प्रकार के नट मिल्क का विकल्प चुन सकते हैं, जैसे बादाम दूध या जई का दूध। आपको अभी भी संतृप्त वसा न होने, पशु स्तनधारी प्रोटीन न होने का लाभ मिलेगा, और फाइबर होने का भी लाभ मिलेगा, जो बदले में चीनी को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और आपके आंत माइक्रोबायोम के लिए भी फायदेमंद है, और इसलिए आपके चयापचय और आंत के स्वास्थ्य में सुधार करता है। और क्या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो मधुमेह रोगियों के लिए हानिकारक हैं? ऐसा है।
और इसका एक उदाहरण उन्नत ग्लाइकेशन अंत उत्पाद होगा। इस अध्ययन से पता चला कि कैसे उन्नत ग्लाइकेशन अंत उत्पाद इंसुलिन संवेदनशीलता को कम करते हैं, जिससे वे इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाते हैं। आप पूछेंगे कि उम्र क्या है? खैर, ये उच्च तापमान पर खाना पकाने के उत्पाद हैं। जब भोजन को उच्च तापमान पर पकाया जाता है तो इसे डीप फ्राई किया जा सकता है या बारबेक्यू पर स्टेक जलाया जा सकता है। इनके परिणाम स्वरूप हम उन्नत ग्लाइकेशन अंत्य उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब चीनी जलाई जाती है, यहाँ तक कि जब वसा भी जलाई जाती है, तो उन्नत लिपोक्सिडेशन उत्पाद बनते हैं और वे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। भविष्य के वीडियो में मैं त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने, झुर्रियों को कम करने और त्वचा को उम्र से संबंधित क्षति को कम करने के बारे में बात करूंगी, और इसके लिए उन्नत ग्लाइकेशन अंत्य उत्पादों को कम करना भी काफी महत्वपूर्ण है। हेल्थ ग्रुप कोचिंग कॉम पर अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं अपने ग्राहकों को सुझाव देता हूं कि उच्च तापमान पर खाना पकाना कभी कभार, शायद महीने में 1 बार या अधिकतम महीने में 2 बार एक अच्छा विकल्प होना चाहिए। इससे कैंसर और अन्य प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा हो सकता है, और अधिकांशतः आपको कम तापमान पर खाना पकाने पर विचार करना चाहिए। तो भाप से पकाना, उथले तलना पकाना, तुरंत पकाने वाले बर्तन, धीमी कुकर इत्यादि। इस अध्ययन में 3 समूहों की तुलना की गई जिनको व्यायाम बढ़ाने की सलाह दी गई थी। दूसरे वे समूह थे जो प्रति सप्ताह 150 मिनट से कम व्यायाम करते थे, तथा तीसरे वे समूह थे जो प्रति सप्ताह 150 मिनट से अधिक समय तक संरचित व्यायाम करते थे। और जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, उन ग्राहकों में शर्करा के स्तर में काफी बेहतर सुधार हुआ जिन्होंने प्रति सप्ताह 150 मिनट से अधिक समय तक नियमित व्यायाम किया। हम में से जो चिकित्सक हैं, उनके लिए ये बताना महत्वपूर्ण है कि अपने ग्राहकों को केवल अधिक व्यायाम करने के लिए कहना अक्सर पर्याप्त नहीं होता। हमें उन्हें इस बारे में अधिक विशिष्ट निर्देश देने की आवश्यकता है कि उन्हें क्या करना चाहिए तथा उन्हें एक संरचित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से व्यायाम ब्रेक का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और मैं अपने मधुमेह रोगियों को भोजन से पहले व्यायाम संबंधी नाश्ता करने के लिए कहता हूं। यदि आप प्रतिरोध प्रशिक्षण की ओर झुकाव रखते हैं, तो आप घर पर कुछ वजन उठाने जैसा सरल काम कर सकते हैं या वह कर सकते हैं जो मैं करता हूं। मैं आमतौर पर हर भोजन से पहले 30 स्क्वाट, 30 पुश अप, 30 क्रचेस और 10 पुल अप करता हूं। यह मेरा व्यायाम नाश्ता है जब तक कि मैं कार्यालय में न हूं। उस स्थिति में मुझे पुल अप्स छोड़ना पड़ता है क्योंकि मेरे कार्यस्थल पर पुल अप बार नहीं है। लेकिन यदि आप उस दिशा में इच्छुक नहीं हैं, तो शायद आप भोजन से पहले 2 या 3 मिनट टहल सकते हैं, और इस बात के प्रमाण है कि इससे आपके शुगर नियंत्रण में सुधार होगा। यह आपका आधारभूत व्यायाम होगा, और इसके अतिरिक्त आपको प्रतिदिन न्यूनतम 150 मिनट व्यायाम करने का लक्ष्य भी रखना चाहिए। कदमों की गिनती रखना और प्रतिदिन 10,000 से अधिक कदम चलने का लक्ष्य रखना भी काफी लाभदायक है। यह एक और अध्ययन है जिसने प्रदर्शित किया कि दीर्घकालिक सहनशक्ति प्रशिक्षण और शक्ति प्रशिक्षण के संयोजन से मधुमेह रोगियों में चयापचय नियंत्रण में सुधार हुआ। यह एक और दिलचस्प अध्ययन है जिसमें टाइप 2 मधुमेह के रोगियों में शर्करा नियंत्रण में प्रतिरोध प्रशिक्षण और कार्डियो के प्रभावों को दिखाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने उन ग्राहकों में शर्करा नियंत्रण में सुधार देखा जिन्होंने कार्डियो के साथ साथ प्रतिरोध प्रशिक्षण भी किया था, लेकिन अध्ययन के जिन भागों में उन्होंने इन दोनों में से किसी भी हस्तक्षेप का प्रयोग किया, उनमें उन्हें कोई खास अंतर नजर नहीं आया। इसलिए उन्होंने यह माना कि जो लोग अपने शुगर नियंत्रण में सुधार करना चाहते हैं, उनके लिए कार्डियो और प्रतिरोध प्रशिक्षण का संयोजन महत्वपूर्ण है। लेकिन अकेले कार्डियो और प्रतिरोध प्रशिक्षण मधुमेह में शर्करा नियंत्रण पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये वास्तव में दिलचस्प है, और मैं इसे इस प्रकार देखता हूं कि इंसुलिन प्रतिरोध 2 स्थानों पर होता है, मांसपेशियों में इंसुलिन प्रतिरोध और यकृत में इंसुलिन प्रतिरोध। कार्डियो, जिसमें प्राथमिक उद्देश्य वसा को जलाना होता है, वसा को जलाकर तथा फैटी लीवर को कम करके लीवर इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में अधिक प्रभावी होगा। मांसपेशियों के इंसुलिन प्रतिरोध को प्रभावित
करने के लिए आपको मांसपेशियों की गुणवत्ता, माइटोकॉन्ड्रियल कार्य और आकार या द्रव्यमान में सुधार करने की आवश्यकता है, और इसीलिए शुगर नियंत्रण और इंसुलिन प्रतिरोध, प्रीडायबिटीज और मधुमेह पर व्यायाम का सबसे अच्छा प्रभाव पाने के लिए आपको कार्डियो के साथ साथ प्रतिरोध प्रशिक्षण भी करना होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो योग जैसे आइसोमेट्रिक व्यायामों में अधिक रुचि रखते होंगे, और इस बात के भी प्रमाण है कि 3 महीने तक योग करने से BMI, बॉडी मास इंडेक्स या वजन में सुधार हुआ। साथ ही टाइप 2 मधुमेह रोगियों में शर्करा नियंत्रण में भी सुधार हुआ। मैं अपने निजी अनुभव से आपको बता सकता हूं कि मेरे पिता को 45 वर्ष की आयु में मधुमेह का पता चला था, और अब वे 75 वर्ष के हैं तथा उनका शुगर स्तर बहुत अच्छा है, तथा वे मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए बहुत कम मात्रा में मौखिक दवाएं लेते हैं, और नियमित सुबह की योग दिनचर्या, साथ ही शाम की योग दिनचर्या वास्तव में उनके लिए 30 वर्षों से अधिक समय तक अपने मधुमेह पर इतना अच्छा नियंत्रण पाने में सहायक रही है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो औसतन जिन रोगियों में मधुमेह का निदान किया जाता है उन्हें इंसुलिन दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि उनकी सभी दवाएं समाप्त हो जाती हैं, आमतौर पर निदान के 6 से 8 वर्षों के भीतर। इसलिए ये तथ्य कि मेरे पिताजी 30 वर्षों के बाद न्यूनतम दवा के साथ उत्कृष्ट नियंत्रण में है, चिकित्सकीय दृष्टि से बहुत बड़ी बात है, और यह बात एक चिकित्सक की ओर से कही जा रही है जो प्रति सप्ताह सैकड़ों रोगियों को देखता है। अब हमने देखा है कि प्रीडायबिटीज और मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए वजन कम करना आवश्यक है, लेकिन क्या ऐसी कुछ रणनीतियां या बायोहैक्स हैं आप कह सकते हैं जो अधिक लाभदायक और लाभकारी होंगी? क्या कोई निश्चित तकनीक या निश्चित तरीका है जिससे इस पर काम किया जाना चाहिए? ये 10 अध्ययनों का मेटा विश्लेषण है जिसमें आंतरायिक उपवास के प्रभावों पर गौर किया गया है, और उन्होंने पाया कि खराब ग्लूकोज सहनशीलता और लिपिड चयापचय वाले रोगियों में आंतरायिक उपवास करने वालों में वजन में उल्लेखनीय कमी और इंसुलिन प्रतिरोध में लाभ हुआ। यदि आप उन सभी अध्ययनों के वन आरेख को देखें और देखें कि उनका शरीर के वजन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उस औसत रेखा के बाईं ओर का प्रभाव एक लाभदायक प्रभाव दिखाएगा, और आप नीचे दिए गए हीरे को देख सकते हैं जो उन सभी अध्ययनों का योग है जो वजन घटाने में लाभ दर्शाते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि आंतरायिक उपवास अनिवार्य रूप से कैलोरी प्रतिबंध प्राप्त करने के लिए एक आसान तकनीक है, और यह वस्तुतः कैलोरी में कमी ही है जो वजन घटाने का कारण बनती है, और वजन कम होने से आपको अतिरिक्त चयापचय लाभ मिलता है। आंतरायिक उपवास के बारे में कोई जादुई बात नहीं है। अब अधिकांशतः ये बात सत्य है। आंतरायिक उपवास का प्राथमिक तरीका कैलोरी प्रतिबंध को प्रेरित करना है, लेकिन साधारण कैलोरी प्रतिबंध के अतिरिक्त भी लाभ प्रतीत होता है, विशेष रूप से तब जब हम दैनिक आधार पर या अपने हार्मोन के अनुरूप उपवास करते हैं, ताकि हम दिन के किसी निश्चित समय पर अपने शरीर की कार्यप्रणाली से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। इसे क्रोनो पोषण भी कहा जाता है। यह एक अध्ययन है जिसमें ये दर्शाया गया है कि रात के खाने को 3 घंटे आगे बढ़ाने से, यानी शाम को 6 बजे खाना खाने से, रात के खाने का समय 6:00 बजे हो जाता है। रात्रि 09:00 बजे के विपरीत इसके परिणाम स्वरूप 24 घंटे में शर्करा नियंत्रण में सुधार हुआ और वसा जलने की दर में भी वृद्धि हुई। रात्रि भोजन जल्दी करने से वसा जलने की दर क्यों बढ़ जाती है? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर मुख्यतः वसा को जलाने के लिए बना है जब उसमें शर्करा नहीं होती। हमारा शरीर एक हाइब्रिड इंजन की तरह है। गैस चीनी है जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, और बैटरी वसा है जो ऊर्जा का बैकअप स्रोत है। और स्वाभाविक रूप से आपके शरीर के 24 घंटे के चक्र, सर्केडियन चक्र में, वो समय जब आप अधिकतम वसा जलाते हैं वो सुबह का शुरुआती घंटा होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उस समय स्वाभाविक रूप से उपवास कर रहे होते हैं।
इसीलिए जब हम नाश्ता करते हैं तो उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से उपवास कर रहे होते हैं। कोर्टनी पीटरसन और उनके समूह द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि औसतन हम प्रति रात लगभग 3 से 4 घंटे तक वसा जलाते हैं। हालांकि यदि हम रात का खाना जल्दी खा लेते हैं, और विशेष रूप से यदि हम रात को कम कार्बोहाइड्रेट और उच्च प्रोटीन वाला भोजन लेते हैं और साथ ही कुछ प्रतिरोध व्यायाम या कार्डियो करते हैं, यदि वह आपकी पसंद है, तो आपके पास वसा जलने की अवधि अधिक होगी। और उन्होंने उन ग्राहकों में प्रति रात 8 घंटे या उससे अधिक समय तक वसा जलने का प्रदर्शन किया, जिन्होंने जल्दी रात का खाना खाया और कम कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन किया, क्योंकि परिणाम स्वरूप रात भर में उनके शरीर में कम चीनी थी और इसलिए उनके शरीर को अधिक वसा जलाना पड़ा। याद रखें, वसा को जलाना विशेष रूप से कमर के आसपास तथा यकृत और अग्न्याशय में इंसुलिन प्रतिरोध को दूर करने का प्राथमिक तरीका है। और दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी मांसपेशियों की गुणवत्ता और आकार को बढ़ाएं। डॉक्टर कोर्टनी पीटरसन के समूह ने ये साबित करने की चुनौती ली कि समय से भोजन कराने से वजन कम हुए बिना भी इंसुलिन संवेदनशीलता, रक्तचाप और ऑक्सीडेटिव तनाव के संकेतकों में सुधार होगा। प्री डायबिटीज वाले रोगियों में वजन कम किए बिना रहना महत्वपूर्ण है। यहाँ का कार्यक्रम काफी सख्त था। उन्हें सुबह 9 बजे से लेकर 6 घंटे तक भोजन दिया जाता था, अपराह्न 03:00 बजे तक और 18 घंटे का उपवास। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अपना वजन कम करने की अनुमति नहीं थी। उन्हें समान मात्रा में कैलोरी का सेवन करना था, लेकिन वजन को बनाए रखने के बावजूद प्रारंभिक थाइमस्टेज भोजन से इंसुलिन संवेदनशीलता, बीटा सेल फंक्शन या अग्न्याशय के भीतर इंसुलिन का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं में सुधार हुआ। ऑक्सीडेटिव तनाव के उन रक्तचाप मार्करों का कार्य कम हो गया और यहाँ तक कि भूख भी कम हो गई। इसलिए वे ये प्रदर्शित करने में सफल रहे कि वजन कम न होने पर भी समय पर सीमित आहार देने से आपको ये सभी लाभ प्राप्त होंगे। और हाँ, यदि आप अपना वजन कम करने की अनुमति देते हैं, जो कि आप आमतौर पर तब करते हैं जब आप संपूर्ण खाद्य आहार का पालन करते हैं। इसके अलावा प्रारंभिक समय प्रतिबंधित भोजन के साथ आप मेरे कोचिंग कार्यक्रम @healthgroupcoaching.com पर और भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मैं अपने ग्राहकों को सुझाव देता हूं कि चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो, सभी को कम से कम 14 घंटे का उपवास अवश्य करना चाहिए। उन्हें पहले घंटे सूर्योदय के साथ ही जाग जाना चाहिए। उन्हें ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए जो उन्हें जागृत करे, और इसमें सुबह की सैर, व्यायाम, ध्यान, सूर्य दर्शन आदि शामिल हो सकते हैं। जागने के 1 से 2 घंटे के बीच उन्हें नाश्ता भी करना चाहिए। इसमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, जिसमें साबुत अनाज और फल शामिल हो सकते हैं। साथ ही दोपहर का भोजन भी हो सकता है, लेकिन रात्रि भोजन उच्च प्रोटीन वाला होना चाहिए। उन्हें नाश्ते से पहले 14 घंटे तक उपवास रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपने सुबह 08:00 बजे नाश्ता किया, आपको शाम 6 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि उस अंतिम भोजन में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होगा और उसे प्रतिरोधक व्यायाम के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि आपके दिन के अंतिम 14 घंटे उस मरम्मत और कायाकल्प के लिए हो सके जिसकी आपके शरीर को आवश्यकता है, क्योंकि उसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और दिन के शुरुआती हिस्सों में जब आप अधिक सक्रिय होते हैं, जब आप कार्डियो इत्यादि कर रहे होते हैं, तो अधिक कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले कार्बोहाइड्रेट्स जैसे साबुत अनाज और फल। और इस तरह आप सूजन को कम कर देंगे। आप अपने आंत माइक्रोबायोम में सुधार करेंगे। आप अपना जीवन सर्केडियन फैशन के अनुसार जी रहे होंगे। इसे क्रोनो पोषण भी कहा जाता है। बेशक मैं अपने ग्राहकों के लिए भी प्रति सप्ताह 1 या 2 धोखा दिवस की सिफारिश करता हूं, इसलिए आपको सप्ताह के हर दिन ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं समझता हूं कि लोगों की सामाजिक प्रतिबद्धताएं होती हैं, उन्हें रात्रि भोजन के लिए बाहर जाना पड़ता है, और मैं ये बात पूरी तरह से समझता हूं। लेकिन यह ऐसा काम है जिसे आपको सप्ताह में 5 से 6 दिन करने की आकांक्षा रखनी चाहिए, और मैं निश्चित रूप से सप्ताह में 5 से 6 दिन ऐसा ही करता हूं। कैलिफोर्निया के साल्क इंस्टीट्यूट के डॉक्टर सचिन पांडा इस क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं, और यह उनके एक अध्ययन का ग्राफ है जो एक आरेख के माध्यम से दर्शाता है कि किस प्रकार का प्रारंभिक समय प्रतिबंधित सर्केडियन क्रोनल पोषण आपको इष्टतम स्वास्थ्य के लिए अपनाना चाहिए।
तो संक्षेप में, प्री डायबिटीज को उलटने के लिए आपको कौन सी 3 चीजें करने की आवश्यकता है? नंबर 1, आपको अपना वजन कम करना होगा। आदर्श रूप से आपका लक्ष्य 15 पाउंड से अधिक वजन कम करना होना चाहिए। यदि आप प्रतिशत के हिसाब से चलना चाहते हैं तो आपको अपना वजन 10 से 15% कम करने का लक्ष्य रखना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कीटो आहार, शाकाहारी आहार, भूमध्यसागरीय आहार या किसी अन्य प्रकार के आहार के बारे में बात क्यों नहीं की। इसका कारण ये है कि इन सभी से कुछ हद तक वजन कम हो सकता है और कुछ मायनों में यह इतना मायने नहीं रखता कि आप किस प्रकार का आहार लेते हैं, जब तक आप वजन कम करने में सक्षम हैं। बेशक कुछ आहार स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और कुछ आहार कम स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। अल्पावधि में संभवतः इसका इतना अधिक महत्व नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक वजन कम करने के लिए कुछ महीनों के लिए कीटो आहार अपनाने का निर्णय लेता है तो मुझे उससे कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन फाइबर की कमी से अंततः उनके चयापचय और आंत माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचेगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपना वजन कम करने के लिए कुछ महीनों के लिए शाकाहारी बनने का निर्णय लेता है तो मुझे उससे भी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन लंबे समय तक ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B12 की कमी से मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है और उन्हें निश्चित रूप से पूरक आहार लेने की आवश्यकता होगी या ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करने पर विचार करना होगा जो आंत के माइक्रोबायोम और चयापचय के लिए फायदेमंद है, जैसे कि किण्वित डेयरी उत्पाद जैसे दही, नरम पनीर आदि, जो शाकाहारी नहीं है लेकिन आंत के माइक्रोबायोम पर बहुत लाभकारी प्रभाव डालते हैं। तकनीकी रूप से हृदय संबंधी दृष्टिकोण से सबसे अधिक लाभकारी आहार भूमध्यसागरीय शैली का आहार है। हालांकि ध्यान रखें कि यह सख्ती से वजन घटाने वाला आहार नहीं है। यह एक ऐसा आहार है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन विशेष रूप से वजन घटाने में नहीं। वजन घटाने के लिए आपको अधिक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है और प्रतिबंध लगाने का सबसे स्वस्थ तरीका दोहरा होगा। एक तो यह कि आप अपने आहार की गुणवत्ता के प्रति अधिक सख्त रहें। इसलिए संपूर्ण खाद्य आहार अपनाते समय, कार्बोहाइड्रेट्स खाते समय मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में साबुत अनाज और फलों का सेवन करें। इन्हें नाश्ते और दोपहर के भोजन के साथ खाएं, लेकिन रात के खाने के साथ नहीं। प्रोटीन लेते समय मुख्य रूप से वनस्पति प्रोटीन, मछली और अंडे का सेवन करें और जब वसा खाते हैं तो मुख्य रूप से असंतृप्त वसा जैसे जैतून, एवोकाडो, नट्स, बीज और मछली खाते हैं। परिष्कृत प्रसंस्कृत अनाज, स्तनधारी प्रोटीन, संतृप्त वसा का उपभोग न्यूनतम करना तथा सामान्यतः अति प्रसंस्कृत फैक्ट्री निर्मित नकली खाद्य पदार्थों के उपभोग से बचना। दूसरा कदम जो आपको उठाने की आवश्यकता है वह है कार्डियो और प्रतिरोध प्रशिक्षण की मात्रा बढ़ाना। जैसा कि हमने अध्ययनों में देखा, आपको दोनों का संयोजन करना होगा। एक यकृत स्तर पर इंसुलिन प्रतिरोध को लक्षित करेगा, दूसरा मांसपेशी स्तर पर इंसुलिन प्रतिरोध को लक्षित करेगा। मैं अपने कोचिंग प्रोग्राम @healthgroupcoaching.com पर व्यायाम स्नैक्स की सलाह देता हूं, इसलिए आधार रेखा के रूप में दिन में कम से कम 3 बार 4 से 5 मिनट व्यायाम करें। इसके अलावा सप्ताह भर में कम से कम 150 मिनट तक नियमित व्यायाम करने का लक्ष्य रखें। प्रतिदिन कम से कम 10,000 कदम चलने का लक्ष्य रखें। और तीसरी चीज जो आपको करने की आवश्यकता है वह है कुछ हद तक हल्का अंतराल उपवास, लेकिन इसे सर्केडियन हार्मोनल फैशन में करना, जिसे हम क्रोनोन्यूट्रिशन भी कहते हैं। सूर्योदय के साथ जागरें। नाश्ता 1 से 2 घंटे बाद करें। नाश्ते से 14 घंटे पहले तक कुछ न खाएं। नाश्ते और दोपहर के भोजन में अधिक कार्बोहाइड्रेट लें, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले कार्बोहाइड्रेट जैसे फल और साबुत अनाज लें। रात्रि भोजन में अधिक प्रोटीन लें। रात्रि भोजन यथाशीघ्र कर लें तथा इसके साथ प्रतिरोधक व्यायाम भी करें। दिन में कार्डियो व्यायाम भी करें और इन तीनों चीजों का संयोजन करने से आपको मधुमेह को दूर करने में मदद मिलेगी। जैसा कि हमने प्रोफेसर रॉय टेलर द्वारा किए गए प्रत्यक्ष अध्ययन में देखा, आप जितना जल्दी ऐसा करेंगे उतने ही बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे और आशा है कि आप इंसुलिन प्रतिरोध को यथासंभव लंबे समय तक रोक पाने में सफल होंगे। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। यदि आपने ऐसा किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कृपया टिप्पणी अनुभाग में अपनी टिप्पणी अवश्य डालें और मैं व्यक्तिगत रूप से उन टिप्पणियों का उत्तर दूंगा। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप सोचते हैं कि इस
जानकारी से लाभ होगा। यदि आप 1 महीने के लिए जूम वर्चुअल समूह सत्र में मेरे साथ 1 से 1 कोचिंग प्राप्त करना चाहते हैं, तो 4 सप्ताह की अवधि में 8 कक्षाएं होंगी। तो फिर मेरी वेबसाइट healthgroupcoaching.com अवश्य देखें, जहां हमारा मिशन है उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना, बीमारियों को दूर करना तथा वजन कम करना। मैं इस विषय पर एक किताब भी लिख रहा हूं, लेकिन इसमें लगभग 1 वर्ष का समय लग सकता है। यह वीडियो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है तथा वैकल्पिक भाषा का लिंक इस वीडियो के विवरण में दिया गया है। मैंने जिन सभी अध्ययनों का हवाला दिया है उनके लिंक भी इस वीडियो के विवरण में दिए गए हैं। तो अगले वीडियो तक सभी अपना ख्याल रखें।